हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर कवर करेंगे झारखंड सचिवालय पेपर 2 हिंदी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू टेस्ट। और ये जो फ्रेंड टेस्ट हैं आपके सहायक आचार्य से भी संबंधित है, क्योंकि आपका जीएसएससी सीजीएल और सहायक आचार्य का जो सिलेबस जो है एक ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और फ्रेंड्स, आज की इस क्लास पर जो है 50 एमसीक्यू टेस्ट को कवर करेंगे और 50 सवाल में से आपके कितने सवाल सही होते हैं ये आपको वीडियो के अंत तक बने रहना और कमेंट बॉक्स में बताना है। सारे सवाल जो है फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम पर आने की संभावना है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर फ्रेंड्स आपके 50 सवाल में से अगर आप 40 सवाल सही होते हैं तो आपको झारखंड सचिवालय यानी जीएसएससी सीजीएल पेपर 2 हिंदी पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको वीडियो का अंत तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है, आधे अधूरे नाटक में महेंद्र नाथ की पत्नी का क्या नाम है? फ्रेंड्स, आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा ताकि आप ऑप्शन को चूज कर सही आंसर लगा सके। तो ऑप्शन है सावित्री, किन्नी, सुनीता और बिन्नी। तो आधे अधूरे नाटक में महेंद्र नाथ की पत्नी का जो नाम है वह है सावित्री। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, कामायनी किस प्रकार का काव्य है? महाकाव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य या खंड काव्य है? तो कामायनी की बात करें अगर, तो कामायनी के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद है और यह जो है एक प्रकार का महाकाव्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कामायनी किस प्रकार का काव्य है? तो महाकाव्य है। भारत दूरदर्शन नाटक का उद्देश्य क्या है? भारत दुर्दशा जो नाटक है इनका उद्देश्य क्या है? तो भारत की दुर्दशा को दिखाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत दुर्दशा नाटक का उद्देश्य है भारत की दुर्दशा को दिखाना। अनवीति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पर जो व्याकरण से भी 4 से 5 सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। कम से कम आपको 4 से 5 सवाल देखने को मिलेंगे, अधिक से अधिक जो आपके 8 से 9 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर संधि पूछा गया है कि अनवीति शब्द का जो संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनु जोड़ इति। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उ और उ धन ई मिलकर जो है अर्धव पर परिवर्तित हो जाएंगे और यहाँ पर आपका अनवीति बन जाएंगे। तो अनवीति शब्द का सही संधि विच्छेद हो जाएगा अनु धन इति। नेक्स्ट सवाल है, हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में आगत व्यंजन है य र ल व या स और है ज फ या अक्षत्र ज्ञ स्र। तो हिंदी वर्णमाला पर जो है आगत व्यंजन क्या है? तो ज और फ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ज और फ जो है हिंदी वर्णमाला पर आगत व्यंजन है। नेक्स्ट सवाल है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? इजी सवाल है फ्रेंड्स, आप बहुत बार पढ़े होंगे। तो प्रेम वाटिका के जो लेखक हैं तो वह रसखान है। प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? रसखान है। नेक्स्ट सवाल है, रसखान किसके भक्त थे? राम के, कृष्ण के, शिव के या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, बात करें अगर रसखान की, तो रसखान जो है कृष्ण के भक्त थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रसखान किसके भक्त थे? तो कृष्ण के भक्त थे। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है? हिंदी भाषा की जो मूल उत्पत्ति है यह किससे मानी जाती है? अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश या सौरसेनी अपभ्रंश? तो हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति जो है यह सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। नेक्स्ट सवाल है, डिंगल किन 2 भाषाओं का मिश्रण है? तो डिंगल जो है किन 2 भाषाओं का मिश्रण है? पश्चिमी राजस्थानी और अपभ्रंश का मिश्रण है डिंगल। पश्चिमी राजस्थानी और अपभ्रंश के मिश्रण को, यानी ये 2 भाषाओं के मिश्रण को डिंगल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में सबसे प्रचलित भाषा कौन सी मानी जाती है? अपभ्रंश, अवहट, ब्रज भाषा या हिंदी खड़ी बोली? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा में सबसे प्रचलित भाषा है जो वह है हिंदी की खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी खड़ी बोली। नेक्स्ट सवाल है, भारत में हिंदी को किस भाषा के तहत रखा जाता है? तो भारत पर हिंदी को जो है राजभाषा के तहत जो है रखा जाता है। हिंदी क्या है हमारी? तो राजभाषा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला सवाल है, प्राथमिक स्तर तक के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्राथमिक स्तर के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने का जो प्रावधान है यह किस अनुच्छेद पर कहा गया है? तो अनुच्छेद 350 के क पर कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 350 के क पर कहा गया है कि प्राथमिक स्तर तक के बच्चों को जो है मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान है। नेक्स्ट सवाल है, ऐसे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता
परंतु आवश्यकतानुसार भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता परंतु आवश्यकता के अनुसार भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है? परंतु, यथा, अच्छा या आज। ये चार ऑप्शन पर जो है चार में से कौन एक शब्द है जो विकारी शब्द है? तो विकारी शब्द यहाँ पर हो जाएंगे अच्छा। ऑप्शन नंबर सी जो है अच्छा क्या है? तो एक विकारी शब्द है। नेक्स्ट सवाल है, ध्वनि परिवर्तन के कौन कौन से कारण होते हैं? तो ध्वनि परिवर्तन जो होता है बाह्य कारण से और अभ्यंतर कारण से जो है ध्वनि का परिवर्तन होता है, यानी ए और बी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों ध्वनि परिवर्तन के कौन कौन से कारण हैं? तो बाह्य कारण और अभ्यंतर कारण। नेक्स्ट सवाल है, भाषा की उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन से सिद्धांत दिए गए हैं? यहाँ पर ए बी सी डी चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो भाषा की उत्पत्ति के संबंध में कौन से सिद्धांत दिए गए हैं? तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएंगे, यानी दैवीय शक्ति सिद्धांत, सांकेतिक सिद्धांत और अनुकरण सिद्धांत। ये जो है भाषा की उत्पत्ति के संबंध में ये तीनों सिद्धांत दिए गए, यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन साहित्यकार श्रृंगार रस के कवि नहीं है? श्रृंगार रस के कौन है? चार ऑप्शन में से एक कवि कौन है जो श्रृंगार रस के कवि नहीं है? तो सूरदास श्रृंगार रस के कवि हैं, बिहारी लाल भी श्रृंगार रस के कवि हैं, मतीराम भी श्रृंगार रस के कवि हैं, जबकि कवि भूषण जो है यह श्रृंगार रस के कवि नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंगार रस के कवि नहीं है तो कवि भूषण। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस शब्द में एक भी गुरु की मात्रा नहीं है? सवेरा, बोतल, कैमरा या मिलन। इस पर जो है कौन सा शब्द है जिसमें एक भी गुरु की मात्रा नहीं है? तो मिलन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा मिलन। इस पर जो है गुरु की मात्रा नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, नई समीक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? इलियट, कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ या क्रोचे। तो नई शिक्षा के जनक जो है वहाँ पे इलियट माने जाते हैं, यानी टी.एस. इलियट। नई समीक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? तो इलियट माने जाते हैं नई समीक्षा के जनक। नेक्स्ट सवाल, नोटिंग का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? यहाँ पर नोटिंग जो अंग्रेजी वर्ड दिया हुआ है, तो नोटिंग का जो हिंदी रूपांतरण क्या, एक फ्रेंड्स आपके एग्जाम पर जो है हिंदी रूपांतर रूप एग्जाम पर जरूर देखने को मिलेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको पता होगा कि नोटिंग का जो हिंदी रूपांतर है वह क्या होगा। तो नोटिंग का जो हिंदी रूपांतरण है वह क्या हो जाएगा? टिप्पण, प्रारूपण, प्रतिवेदन या परिपत्र। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टिप्पण। नोटिंग का परिवर्तन और हिंदी परिवर्तन रूप क्या है? तो टिप्पण है। नागार्जुन किस युग के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं? तो प्रगतिवाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन का जन्म की बात करें तो नागार्जुन का जन्म जो हुआ है जून 1911 पर हुआ है। नागार्जुन का जन्म कब हुआ है? जून 1911 पर हुआ है। और यह जो है किस युग के सशक्त हस्ताक्षर माने जाते हैं? तो प्रगतिवाद के हस्ताक्षर माने जाते हैं। अगला सवाल है, नागार्जुन जी को किस रचना के लिए 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था? तो पत्रहीन नग्नगाछ। पत्रहीन नग्नगाछ के लिए जो है नागार्जुन को 1969 ईस्वी में साहित्य अकादमी से नवाजा गया है। अज्ञेय जी की कौन सी रचना यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आता है? तो अरे यायावर रहेगा याद। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अरे यायावर रहेगा याद ये जो अज्ञेय जी की रचना है यह एक प्रकार का यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट सवाल है, यामा कविता संग्रह में काव्य का संकलन नहीं मिलता है। यामा जो कविता संग्रह यानी कविता संग्रह जिस पर कई सारे कविताओं के संख्या को कविता संग्रह कहते हैं। कविता संग्रह पर जो आपके कई सारे कविता दिए हुए रहते हैं। तो कविता संग्रह पर जो है कौन सा काव्य है यामा कविता संग्रह पर? नहीं है। नियार, रश्मि, निर्जा या दीपशिखा। तो यहाँ पर जो है दीपशिखा जो है ये आपके काव्य संग्रह यामा पर नहीं दिया हुआ है दीपशिखा, जबकि निहार, रश्मि और निर्जा दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, निराला जी का जन्म कब हुआ है? तो सूर्यकांत निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ 21 फरवरी 1899 ईस्वी को। 21 फरवरी 1899 ईस्वी को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म हुआ है। अगला सवाल है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? तो द्विवेदी युग। मैथिली शरण गुप्त जो है वह द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काव्य भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा, खड़ी बोली या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो काव्य की भाषा थी ब्रज भाषा थी और खड़ी बोली, यानी दोनों काव्य की भाषा थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। नेक्स्ट सवाल है, डॉक्टर नागेंद्र ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किए हैं? तो
4 कालखंडों में विभाजित किए हैं। डॉक्टर नागेंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किए हैं? तो 4 कालखंडों में विभाजित किए हैं। अगला सवाल है, बीसल देवरासो किस काल की रचना है? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल? बीसल देवरासो जो है यह आदिकाल की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बीसल देवरासो किस काल की रचना है? तो आदिकाल की रचना है। नेक्स्ट सवाल है, रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशवदास, स्वयंभू, तुलसीदास या वाल्मीकि की? तो यहाँ पर जो है रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। अगला सवाल है, किस रचना को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? तो प्रिय प्रवास को। प्रिय प्रवास को जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास को क्या माना जाता है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। 1942 के मूवमेंट के समय किसने कहा था जिंदगी है क्रांति की और क्रांति में लुटाया जा? उपन्यास मैला आंचल के अनुसार। ये जो पंक्तियां हैं, ये जो कथन है कि जिंदगी है क्रांति की, क्रांति में लुटाया जा, 1942 के जो आंदोलन पर महिला उपन्यास का यह कथन है। तो यह किसके अनुसार जो है यह कहा गया है? उपन्यास महिला आंचल के अनुसार किसने कहा है? तो आचार्य जी ने, मिनिस्टर साहब, बालदेव या राजा भूपत सिंह? तो यह कथन जो है यह किसका है? तो बालदेव का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यह जो कथन है बालदेव का है। अगला सवाल है, किस नदी को पार करके मेरीगंज गांव जाना पड़ता था? तो बूढ़ी कोसी नदी को पार करके, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बूढ़ी कोसी नदी को पार करके जो है मेरीगंज गांव जाना पड़ता था। नेक्स्ट सवाल है, राग दरबारी उपन्यास में किसके बीच में खींचतान को दिखाया गया है? राग दरबारी उपन्यास जिनके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। तो राग दरबारी उपन्यास पर जो है किसके बीच के खींचतान को दिखाया गया है? तो आदर्शवाद और यथार्थवाद। आदर्शवाद और यथार्थवाद के बीच जो है खींचतान को दर्शाया गया है। नेक्स्ट सवाल है, राग दरबारी उपन्यास में कितने अंकों का वर्णन है? तो 35 अंकों का वर्णन है। राग दरबारी उपन्यास में जो कितने अंकों का वर्णन है? 35 अंकों का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। राग दरबारी उपन्यास में कितने अंकों का वर्णन है? तो 35 अंकों का वर्णन है। नेक्स्ट सवाल है, मुंशी प्रेमचंद को किस उपन्यासकार में उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी गई है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। मुंशी प्रेमचंद को किस उपन्यासकार ने उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी? यहाँ पर नहीं होता फ्रेंड्स, तो यहाँ पर नहीं पढ़ लीजिएगा। तो मुंशी प्रेमचंद को किस उपन्यासकार ने कथा सम्राट की संज्ञा दी है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट सवाल है, शराबी ने शराब को कितने दिनों से नहीं पिया था? ये जो है फ्रेंड्स आपके कहानी जयशंकर प्रसाद के से लिया गया है। तो शराबी ने शराब को कितने दिनों से जो है मधुआ कहानी के, यहाँ पर मधुआ कहानी से यह कथन है। तो शराबी ने शराब को कितने दिनों से नहीं पिया है? तो 7 दिनों से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 7 दिनों से। नेक्स्ट सवाल है, ठाकुर का कुआं का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो ठाकुर का कुआं का प्रकाशन वर्ष है 1932 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 1932 ईस्वी। नेक्स्ट सवाल है, नीलम देश की राजकन्या किस प्रकार का कहानी संग्रह है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मनोवैज्ञानिक। नीलम देश की राजकन्या यह कहानी संग्रह किस प्रकार का है? तो मनोवैज्ञानिक पर आधारित कहानी है। नेक्स्ट सवाल है, सेठ दीवान चंद क्या थे? सेठ दीवान चंद जो है वह क्या थे? तो करोल बाग के प्रसिद्ध बिजनेसमैन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सेठ दीवान चंद करोल बाग के प्रसिद्ध बिजनेसमैन थे। नेक्स्ट सवाल है, गजाधर बाबू को कहाँ नौकरी मिल गई थी? तो सेठ रामजी मल के चीनी मिल में गजाधर बाबू को जो है सेठ रामजी मल के चीनी मिल पर नौकरी मिल गए हैं। नेक्स्ट सवाल है, ज्वाला का संबंध किस जाति से था? तो ज्वाला का संबंध जो है अहिर जाति से था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ज्वाला का संबंध किस जाति से था? अहिर जाति से था। अगला सवाल है, भारत दूरदर्शन नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो भारत दूरदर्शन नाटक पर अंकों की संख्या जो है 6 है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत दूरदर्शन नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो 6 अंक हैं। नेक्स्ट सवाल है, रोबहू सब मिले के आबहू भारत भाई, हाँ हाँ भारत दूरदशा न देखी जाए। उपयुक्त गीत को कौन गाता है? भारत दूरदर्शन नाटक के अनुसार जो है यह गीत जो है ये इस गीत को किसने गाया है? तो योगी ने गाया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, योगी। नेक्स्ट सवाल है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक चंद्रगुप्त है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक का नायक कौन है? चंद्रगुप्त है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किस वर्ष में की गई है? तो 1933 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुव स्वामी नाटक की जो रचना है किस वर्ष में की गई? तो 1933 ईस्वी में की गई है। फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ध्रुव स्वामी जो नाटक है इनके लेखक कौन है? ध्रुव स्वामी नाटक है, इनके रचनाकार कौन है या लेखक कौन है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
नेक्स्ट सवाल है, ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र जो शिखर स्वामी है, शिखर स्वामी कौन है? ध्रुव स्वामी नाटक के अनुसार सेनापति थे, मंत्री थे, पुरोहित थे या राजा का मित्र थे? तो ध्रुव स्वामी नाटक का जो पात्र है शिखर स्वामी, तो शिखर स्वामी मंत्री थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुव स्वामी नाटक का पात्र शिखर स्वामी कौन थे? तो मंत्री थे। सारे सवाल फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड है जो आपके गारंटी के साथ एग्जाम पर आएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक बने रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको हमारा क्लास कैसा लगता है। नेक्स्ट सवाल है, महेंद्र नाथ की बड़ी लड़की किसके साथ भागी थी? महेंद्र नाथ की जो बड़ी लड़की थी वह किसके साथ भागी थी? तो मनोज के साथ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। महेंद्र नाथ की बड़ी लड़की किसके साथ भागी थी? तो मनोज के साथ भागी थी। नेक्स्ट सवाल है, क व्यंजन के विषय में कौन सा कथन सत्य है? क क्या है? अल्प प्राण अघोष स्पर्शी कंठध्वनि है, या महाप्राण घोष स्पर्शी है, या अल्प प्राण घोष संघर्षी कंठध्वनि है, या महाप्राण अघोष संघर्षी या तालव्य ध्वनि है? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ये जो का व्यंजन के विषय में कि अल्प प्राण है, अघोष स्पर्शी और यह कंठध्वनि है क व्यंजन। नेक्स्ट सवाल है और आज का हमारा अंतिम सवाल, होरी की ज़मीन कितनी थी? 4 बीघा, 3 बीघा, 5 बीघा या 6 बीघा? ये जो होरी है गोदान उपन्यास के अनुसार आपको मालूम ही होगा, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। तो प्रेमचंद के अनुसार यानी होरी की ज़मीन जो है उपन्यास के अनुसार होरी की ज़मीन कितनी थी? तो 5 बीघा थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। होरी की ज़मीन कितनी थी? 5 बीघा थी। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो है 50 MCQ टेस्ट कंप्लीट होता है और 50 सवाल में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।